अगर इसको सॉल्व करूं तो उसने कहा पैरेलल है, तो अगर पैरेलल है तो क्या होगा, एज इट इज, इसमें मुझे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर हो जाएगा जी, जिसका क्वेश्चन था। यस सर, ये क्लियर हो गया सर, थैंक यू। और सर ये आपने जो स्लोप ऑब्जर्वेशन वाले रूल्स बताए थे सर, उसमें 3rd नंबर सर जरा वो क्लियर कर दें। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन व्हेन सेट बाय द क्वेश्चन इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ द लाइन। अभी मैंने लिखा है ना एज इट इज, इसके बारे में भी मैंने लिखा ना, सेम वही। ये 4, 3 और 4, ये 3 और 4 आपके पास क्या है, सेम सिंगल स्लोप के लिए। तो लिखा मैंने क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन व्हेन सेट बाय द क्वेश्चन। यानी अगर क्वेश्चन कहे कि आपने रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड करनी है लेकिन वो गिवन लाइन के पैरेलल है, सही है, वो गिवन लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास हो जाएगा स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन, वो क्या होगा, इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ द लाइन। किसका, जो गिवन लाइन है उसी की स्लोप हो जाएगी, वही स्लोप होगी रिक्वायर्ड लाइन की। क्लैरिटी आ जाएगी। यस सर, थैंक यू सर। एक दफा फिर बता दें सर। जी, सर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c कौन सा इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल y। y है, तो यस y इंटरसेप्ट, ठीक है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसके साथ दूसरी साइड पे कांस्टेंट हो, राइट साइड पे, तो वो वही, उसी को कहते हैं, वो वही इंटरसेप्ट होता है। अब यहाँ पर y है, y इक्वल टू सी है, तो y क्या है, y इंटरसेप्ट है। ऐसे ही y का जो c है वो y इंटरसेप्ट है। अगर वो x डिपेंडेंट वेरिएबल होता, y इंडिपेंडेंट होता, तो y जीरो करके जो वैल्यू आती तो उसको नाम क्या देते हैं, x इंटरसेप्ट है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। यस सर। चलें 2.5 में वही है, चेक कर लें, y इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द इक्वेशन कर सकते हैं ना, y इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द इक्वेशन। क्या मैं इसको ऑरली ऐसे कर सकता हूँ आपके साथ जो है डिस्कशन करके, इक्वेशन गिवन है, इसमें से मैंने क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करना है। तो इक्वेशन का अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करूँ, आप देखें, आप लिख सकते हो, जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जिस तरह देखना चाहे उसको जैसी मर्जी। 3y इक्वल टू 9 माइनस 12x है, तो y इज इक्वल टू 9/3 माइनस 12/3x। सुन लें, y इज इक्वल टू 9/3 माइनस 12/3x, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको अगर सॉल्व करूं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब इसमें स्लोप क्या है, -4, स्लोप क्या आएगी, -4। इसमें देखिए किसी का कैमरा ऑन है, जरा उसको ऑफ कर दें। आप में से स्टूडेंट के किसी का कैमरा ऑन आ रहा है, शिराज है, चल थैंक यू। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, इक्वेशन गिवन है 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 12x। आपने पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाना है, इसके थ्रू हम करें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 9/3 माइनस 12/3x, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होगी।
अब इसको मैंने कंपेयर करना है, तो स्लोप क्या हो जाएगी, m, आपके पास m जो आ रहा है, m is this with sign, m is equals to minus, और स्लोप एंड इसका मतलब अगर ये 0 हो जाए एज ए होल, तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, 3 is 3। जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब ये इसी को समझ आ रही है 2.6 की, जिनको समझ आ रही है ठीक है, जिनको नहीं समझ, वो जिनको समझ आ रही है, जिनको नहीं समझ आ रही कि लिखा क्या हो, तो मुझसे क्वेश्चन कर, वो पूछ सकते हैं। y is equal to c is the equation of the line parallel to what? y is equal to c, कल आप लोगों ने क्वेश्चन किए सर, x एक्सिस चार किस्म की, यस, 4 किस्म की लाइंस होती हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक अपवर्ड स्लोपिंग, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल लाइन वो लाइन होती है जहां पर y की कोई मोर देन 0 या लेस देन 0 वैल्यू होती है लेकिन x 0 होता है। हॉरिजेंटल लाइन वो लाइन होती है कि जिसमें y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है, और लेकिन x जो है वो 0 होगा। x इंटर आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू कोई लाइन, वर्टिकल लाइन कोई ऐसी लाइन होती है कि जो ऐसी लाइन की जिसमें x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी माइनस या प्लस की के साइन के साथ, लेकिन y आपके पास क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर y इक्वल टू c लिखा है, c का मतलब है कोई वैल्यू, कोई कांस्टेंट, c का मतलब है कोई कांस्टेंट, कोई पर्टिकुलर वैल्यू, y इज इक्वल टू c कोई पर्टिकुलर। तो इसने बात क्या की है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, x को अगर 0 कर दें तो m इंटू 0, m तो निकल गया तो c रह गया, इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट या इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो कि y डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हो, अगर हमने उसकी लाइन ड्रॉ करनी हो तो वो हॉरिजेंटल होती है, और हॉरिजेंटल लाइन अगर ग्राफ के ऊपर हो तो वो पैरेलल किसके होता है, x एक्सिस, एक्सिस पे होता है, x एक्सिस, और परपेंडिकुलर किसके होगा, सर y y axis एक्सिस। अच्छा बहुत इतना सा हम लोगों ने कहा। हाँ 2.7 में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, देखिए लिखा हुआ उसने, इक्वेशन बनानी है टोटल कॉस्ट चाहिए 50,000 फिक्स कॉस्ट, 10 रुपीज इज पर यूनिट एंड यूनिट इज x, नंबर ऑफ यूनिट इज x, a of 10x plus 5,000 is the total cost function। जी, the slope of the straight line, अब मैं ना भी कहूँ तो आप लोग कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन -3 सर, -3। अच्छा 12 क्वेश्चन और 13 को देख ले, सेम क्वेश्चंस हैं और इजी क्वेश्चन। लिखा हुआ है लाइन हैज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज y is equal to 3x plus 7। लाइन हैज एन इक्वेशन, इसको जो वर्ड्स में प्रोनाउंस करो दोनों को आप लोग अपने माइंड में रखिए। लाइन हैज एन इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज y is equal to 3x plus 7 and passes through the point x equal to h and y is equal to h plus 15, then find the value of h। सेम 13 क्वेश्चन में भी देखें, द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, सेम मीनिंग है, पासिस थ्रू हो जाए या लाइज ऑन द लाइन की बात है, पासिस थ्रू हो या लाई ऑन द लाइन हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सेम क्वेश्चन आपके पास आए। तो ये क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये लाइन इस लाइन से पास कर रही है, सेम मीनिंग के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट उसने दिए, डिफरेंटली बताया, सेम कॉन्सेप्ट है, डिफरेंटली उसने प्रोनाउंस किया लेकिन सेम कॉन्सेप्ट है आपके पास, ठीक है। इसकी जो मीनिंग हम लेते हैं कि जब भी कोई लाइन पास करे किसी पॉइंट से या कोई पॉइंट लाई करे किसी लाइन के ऊपर, अगर कोई लाइन या इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पास करे किसी पॉइंट से, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन या तो पास करे किसी पॉइंट से या वो पॉइंट जो है लाइन के ऊपर लाई करे। अभी आपके सामने में देख जो है ना उसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप देख लीजिए। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक लाइन है और लेट्स से लाइन आपके पास है y इज इक्वल्स टू 3x plus 7,
लाइन है, y इज इक्वल टू सी प्लस, यानी मीन एक कर्व है, y इज इक्वल टू 3 + 7। ये एक लाइन है। अब ये लाइन जो है एक पॉइंट आ रहा था ग्राफ के ऊपर, अब मैंने सपोज किया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y कर रहा हूँ। सपोज पहले यहाँ से क्वाड्रेंट से एक पॉइंट आया, लेट्स से मैं इसको पॉइंट ए कह देता हूँ, और पॉइंट ए आपके पास आ रहा है h और h + 15 है। अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, एक पॉइंट बना, उसमें से लाइन पास हुई और एक पॉइंट आ गया, यानी उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आया, या एक लाइन ऑलरेडी बनी हुई थी, उसके ऊपर एक पॉइंट था। सेम मीनिंग होगी ना, एक पॉइंट था ग्राफ पे, उसमें से एक लाइन पास हुआ, हो गया। या एक लाइन आपके पास, लाइन के एक पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, एक पॉइंट है, उससे एक कोऑर्डिनेट है, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपके पास आ रहे हैं, उसमें से क्या हुआ कि एक लाइन पास हुई, या वो आपका एक लाइन थी, उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेट आपके पास आया। तो सेम मीनिंग जो है ना कर रहा है, जिस तरह अगले क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि पॉइंट लाई ऑन, और इसमें कह रहा है कि द लाइन पासिस थ्रू, तो सेम मीनिंग बात है। तो याद रखो, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर हो, ये जैसे लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है ए, अगर कोई लाइन आपके पास गिवन हो, y इज इक्वल टू जैसे लिखा हुआ है 3x + 7, और ये पॉइंट से गुजर रहा है, और पॉइंट आपके पास क्या है, h और h + 15, तो बेसिकली इस लाइन के जो y है, इस लाइन के जो y है वो आपको h + 15 होता है, और इस लाइन का जो x है वो बेसिकली इक्वल होता है h के। ध्यान में रख लीजिएगा, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करे, या कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करे, तो बेसिकली उस लाइन में जो x और y वेरिएबल होते हैं ना, वो बेसिकली यही x y वेरिएबल होते हैं, जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो बेसिकली उसी के पॉइंट होते हैं। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 3x + 7, अब ये इससे पास कर रहा है, तो ये क्या है, ये x है, ये पूरा क्या हुआ, ये y हुआ, तो ये बेसिकली इस लाइन के पॉइंट्स होते हैं। तो ये आपके पास क्या आता है, h + 15 इधर 3 × h ये हुआ +7, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास हो जाएगा 15 - 7 और 3h - h, फिर 2h, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8। 4 h सर। = नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही है, वो उसके ऊपर इस तरह के लाइन ड्रॉ, ठीक है। करिएगा जरूर, प्रॉब्लम हो 2.30 में हम उससे पूछ सकते हैं जी। 14 को अगर हम डिस्कस करें, 14 क्या कहता है हमें, शाबाश सर इसमें जो लग रहा है उसमें मिड टर्म ब्रेकिंग होती है, जो फॉर्म दी हुई है। ठीक, मिड टर्म ब्रेक क्यों करें सर क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है उसमें वो 2 है। नहीं, वो तो है, वो तो तब करेंगे ना, तब करेंगे कि वो 0 की इक्वल हो जाए, या विदाउट 0 हो तब करेंगे, लेकिन ये तो फंक्शन है p = है -q² + 17 - 42। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। यूनिट फाइंड करने सर, क्यू हमने जब फाइंड करेंगे तो यूनिट्स हमारे पास आएंगे। हाँ, तो q कैसे फाइंड कर ले, वहाँ तो दूसरी साइड पे p है, q कैसे आएगा सर क्वाड्रेटिक से हो नहीं सकता सर ये वैल्यू पुट करनी है। क्वाड्रेटिक में कर सकते, या तो p हो ना लेफ्ट साइड पे जी, या तो p हो ना लेफ्ट साइड पे, या p 0 हो जाए। सर ब्रेक इवन के लिए भी प्रॉफिट 0 होता है, तो इसलिए हम 0 कर दें। पक्का? यस सर। अच्छा, और कोई अगर ऐसा है कि जो इनके साथ जो इनका जो है ना वो कर रहे हैं कि हाँ यही बात है कि ब्रेक इवन पे प्रॉफिट 0 होता है। जी से प्रॉफिट 0 यस होता है। सर। यस सर 0 यस सर, प्रॉफिट zero 0 होता है Yes, सर। लिखा हुआ है जी, क्वेश्चन में कहा उसने यही है कि प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट्स निकाल ले। तो हमने सिंपल सा क्लियर करना है अपने माइंड में कि ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है कि जिसमें प्रॉफिट 0 होता है, तो p 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग p जो है वो 0 कंसिडर कर लेंगे। जब p 0 होगा तो पूरी की पूरी इक्वेशन आपके पास 0 की इक्वल हो जाएगी ना, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा,
आपकी प्रैक्टिस मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे कि हम एक चैप्टर कर रहे होते हैं उसमें मिक्सिंग सब आता है। आई कैप का स्टाइल है वो कर रहा है इस तरह, आता कि उसको नहीं करना चाहिए लेकिन वो मिक्स करता है। ठीक है, अब यहां से देखिए क्वेश्चन आपके सामने, उसने हमने कहा कि ब्रेक इवन पे प्रॉफिट जो होगा वो जीरो की इक्वल होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है जीरो। तो अगर प्रॉफिट जीरो है तो इक्वेशन आपका प्रॉफिट का है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जीरो की इक्वल हो जाएंगे। सिंपल। अब जब जीरो हो गया तो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाएंगे। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये इसकी जनरल फॉर्मेट है, और भी नंबर ऑफ फॉर्म्स इसके होते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। विदाउट जीरो तब भी क्वाड्रेटिक अप्लाई हो जाता, लेकिन जीरो इसका मतलब हमें फैक्टर चाहिए। जब विदाउट क्वाड्रेटिक हो ना, याद रखो विदाउट जीरो हो तो फिर सिर्फ फैक्टर्स आते हैं, नंबर्स नहीं आएंगे। यानी फॉर्म में आएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के फॉर्म में आ जाएगा। सही हो गया। लेकिन हमारे पास जिस तरह इसके ऑप्शन के अंदर नंबर्स आए हुए ना, डिफरेंट 2 नंबर्स है, वो नहीं आ सकते जब जीरो की इक्वल ना हो। लेकिन वैसे अगर क्वाड्रेटिक हो तो सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर जीरो हो तो इसका मतलब हमने इसके जो नंबर आएंगे यानी फैक्टर्स आ जाएंगे, उन फैक्टर को सॉल्व करके हमने नंबर्स में कन्वर्ट करना ही करना है। तो इस क्वेश्चन को देख लें तो कभी भी हमारे पास जो q⁻² होगा या हमारे पास q है या पहला वेरिएबल है जो r⁻², उसे हम माइनस साइन नहीं होता, फिर हमारा क्वेश्चन ही नहीं होता। तो हम लोग माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं। अगर कुछ और कॉमन बन रहा हो तो वो भी साथ ले लेते हैं। कॉमन जब भी लेते हैं इसका मतलब आप उसी से सब डिवाइड होते हैं। अब माइनस से सब डिवाइड होंगे तो ये -17q हो जाएगा और ये +42 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन है 17q और +42 इज इक्वल टू। अब इसमें क्या होता है मैं थोड़ा रिमाइंड करा दूँ, ये चैप्टर नंबर 3 ही हम पढ़ रहे हैं, याद रखो। चैप्टर नंबर 3 में आपके क्वेश्चंस आएंगे क्वाड्रेटिक। उसमें पहला मेथड होता है जिसको नाम हम देते हैं फैक्टराइजेशन का। ठीक है, फैक्टराइजेशन, या इसको एक और नाम भी देते हैं मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। अब इसमें मिड टर्म क्या है, -17 है, हमने इसको ब्रेक करना है। लेकिन ब्रेक तो ऐसे नहीं हो सकता ना, हमने ये देखना है कि हमारे पास क्या आ रही है। अब देखें q² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है और एंडिंग वैल्यू कांस्टेंट 42 है, तो हम लिखते हैं 42 1 + 42। अब 42 के फैक्टर्स बनेंगे। फैक्टर्स कहाँ होते हैं, टेबल्स में होते हैं। टेबल्स किसे कहते हैं, पहाड़े कहते हैं। जो पहाड़े और टेबल्स होते हैं उसके अंदर जो लिखा होता है ना 2 1 = 2, तो 2 के फैक्टर ये हो गए 2 × 1 ये फैक्टर। 3 4 = 12 हुआ, तो 12 के फैक्टर्स हो गए 3 और 4 या 4 और 3, इसको फैक्टर्स कहते हैं। हमने 42 के फैक्टर्स फाइंड करना। फैक्टर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, टेबल से मिलेंगे। तो 6 और 7 के टेबल में 6 7 = 42 आता है। ठीक है, और आपके पास आ सकता है 42, हाँ सर 14 और 3 14 और 3 14 और 3 सर 42 आ रहा है। और हमें पता है कि अगर -14 और -3 कर ले तो हमारे पास -17 आता है। और हमें ये भी पता है कि अगर -17 के साथ x है तो हमें इसके साथ भी x लाना चाहिए, तो -17x आ सकता है। ठीक है, तो अब इसको मिड टर्म करें, ये हो गया q²। इसको टर्म को ब्रेक किया हमने तो ये -14x और -3x में चला गया, 42 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, 2 वैल्यूज को हम कॉमन लें तो q² 14, सॉरी x नहीं है ये q है, ये भी q आपके पास आ रहा है। चलिए आप इसको कंसिडर करेंगे, मैं q लिख रहा हूँ। q² और 14q में q कॉमन है, यहाँ q रह जाएगा 2 टाइम्स में से 1q आउट, ये वैल्यू माइनस और प्लस में माइनस लेंगे क्योंकि यहाँ पर -14 आना चाहिए। 3 कॉमन आ गया तो q - 14 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर्स आए, q - 14 इज कॉमन और बाकी जो रह जाएगा q - 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना चाहें q - 14 इज इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू 14 और q - 3 इक्वल 0, तो q इज इक्वल टू 3। 14 and 3 या 3 and 14 आर द फैक्टर्स जो कि क्वेश्चन के अंदर है। सही है, 14 and 3।
सर ये इस तरह भी किया जा सकता है कि डायरेक्ट जो आंसर गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर दें अगर इक्वेशन में, तो अगर 0 आ जाए प्रॉफिट तो वो ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर बिल्कुल हो सही, जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दो ऑप्शंस आ गए, इसको याद रख लो। दो ऑप्शंस आ गए, एक तो आप सॉल्व करें इक्वेशन को, सॉल्व नहीं करना चाहे ना करना चाहें तो आप क्या करो, दो वैल्यूज हैं, इन दोनों के ऊपर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होना चाहिए। इक्वेशन क्या होगा, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 17 क्यू माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग 14 पुट करते हैं इसमें तो तब भी 0 आएगा, अगर हम लोग 3 पुट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करें तब भी 0 आएगा। एक आपके पास होगा, ये मीन एक ऑप्शन ये है कि आप इसको सॉल्व करें, जैसे मैंने किया सॉल्व। मैंने क्यों कराया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करानी थी, हो गया। जब आप इसको करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस जिसकी है वो डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन में से वैल्यू पुट कर दें। तो दो वैल्यूज दी हुई है ना, तो जब एक पे होगी दूसरे पे भी डेफिनेटली होगी। लेकिन अगर सेम वैल्यू आ जाए आपके पास या दोनों का डिफरेंस हो, तो बेटर ये है कि आप दोनों को पुट करके आप इजीली कर सकते हो कि 14 को क्यू स्क्वायर में क्यू में पुट करके उसको सॉल्व कर लें, तो क्या 0 आता है, तो यस ये हमारा आंसर है, तो डी इज द आंसर। हमने सॉल्व करके फिर भी डी आ रहा है, अगर सॉल्व नहीं करते तब भी आपका डी आ रहा है। सही हो गया। इस ठीक हो क्वेश्चन गया। की हम, हाँ इस क्वेश्चन की हम बात कर लें 2.15। आप थोड़ा रीड करें, मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। आपके पास बुक्स हैं, कह रहा हूँ कि रीड करना है तो आप रीडिंग जरूर कर लें, कि कोई पॉइंट आप ना समझ आ रहे हो, मैं आपको समझाने बैठूं तो अगर आपको ना हो तो कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं कि सर इसको दोबारा कर दें या मुझे समझ। जी, the equation of the line joining this and the point of intersection of this and this। अच्छा दो वैल्यूज दी हुई हैं, सॉरी अगली लाइन में भूल गया। 7x minus 3y minus 35 कुल जी। कोई क्लू दे दे। शाबाश, पार्टिसिपेट करें, कोई भी हो, इसमें ये नहीं है कि अपना आइडिया जरूर शेयर करें। सर इक्वेशन बनानी है, जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है वो आपने बताया था y माइनस वाई माइनस इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। सबसे पहले सर हमने इन दोनों इक्वेशन जो हैं ये 4x प्लस वाई और 7x वाली, इन दोनों को पहले हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, उनके ज़रिए फिर हम ये स्लोप निकाल लेंगे। फिर x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे, x1 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और कोई, और कोई आइडिया देना चाह रहे? जी कोई आइडिया देना चाह रहा है जिस तरह उन्होंने बताया, कोई और? सर पहले ये दो इक्वेशंस जो हमें दिए गए सर पहले इनको सॉल्व करेंगे सर, उनके पास जो हमें पॉइंट दिया हुआ है इसके साथ हाँ सर सॉल्व करेंगे। और सर अगर स्लोप फिर उसके बाद निकालना तो उसके बाद स्लोप निकालेंगे इन दोनों का। सर सर ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके फिर सर वो लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक हो। जो क्वेश्चन किया हुआ है उसने उसने यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं, ठीक है, और एक लाइन है, कौन सी? मैं इसमें ये कहता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल जी, कुछ कह रही है?
सपोज पहले इसको मैं लिख लेता हूँ लाइन 1 और इसको कह देता हूँ लाइन 2। लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये लाइन 1 है और ये लाइन 2। और इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जिसको हम फाइंड करने जा रहे हैं वो इन दो लाइन से पास कर रहा है। हो गया? ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है जो कि इन दो लाइन से पास कर रहा है। अब इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन के लिए 4 मेथड्स हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए। यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से देखें तो 2 पॉइंट्स बन रहे हैं ना, एक ऑलरेडी गिवन है, एक बनेगा, तो 2 पॉइंट फॉर्म बन रहा है जी, 2 पॉइंट फॉर्म बन रहा है क्योंकि 2 पॉइंट्स बन रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जो कि यहाँ से आएगा, देखते हैं कैसे आ सकता है, और एक ऑलरेडी पॉइंट डिफाइंड है, और वो जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है वो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइन का मतलब इन दोनों से पास कर रहा है। तो जब 2 पॉइंट्स आते हैं और हमने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को कैलकुलेट करना होता है तो हम 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैंने इसको कर दिया और उसकी जो शेप है वही बन रही है। अब मैं सोच पे नहीं जा रहा मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता एंड सो ऑन। जो क्वेश्चन है उसको आप रीड कर रहे हो, क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है, उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, उसको जहन में रखिए। उसने कहा कि एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से जो मैंने ए कंसिडर किया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 लाइन का आपस में दो क्रॉस कर रहे किसी कॉमन पॉइंट पे, तो ये मैंने सपोज किया बी, वहाँ से L1 और L2 दोनों को क्रॉस किया, और ये जो रेड लाइन आपके पास है ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, सही है, या वो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो कि पास कर रहा है, या लाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है जो कि इससे पास कर रहा है। तो हमने कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेशन के 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड में जो मेथड यहाँ अप्लाई होने जा रहा है वो क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म। ये हमें यहाँ से जो है वो क्या कहते हैं ऑप्शन हमें मिल रहा है कि इस तरह होना है। अब हम लेके आते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखें, पहले तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। तो जब भी लीनियर लाइंस गिवन हो और हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो उसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। अब ये जो आपके पास गिवन है ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। मैं साइमल्टेनियस क्यों कहता हूँ कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस या नंबर ऑफ इक्वेशंस होते हैं, सेट ऑफ इक्वेशन होते हैं। अगर सेट ऑफ इक्वेशन हो तो उसको हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। सेट ऑफ इक्वेशन हो तो उसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। मोर देन 1 इक्वेशन गिवन हो तो उसको साइमल्टेनियस कहते हैं। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन में 2 मेजर मेथड है जिसके थ्रू हम लोग एक्स और वाई को फाइंड करते हैं। एक है कैंसिलेशन और एक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। मैं दोनों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, लेकिन मुझे ज़्यादा आसान यहाँ पर जो लग रहा है वो है कैंसिलेशन मेथड। कैंसिलेशन मेथड के थ्रू क्या होता है कि हम x या y जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, सपोज कल मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मुझे y जो है उस y में इंटरेस्ट मेरा बिल्ड हो रहा है। वजह कि मैं y का कोफिशिएंट लेके आऊँ यहाँ पे जो कि 3 है इक्वेशन नंबर 2 में, ये 1 है और ये 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में जो y का कोफिशिएंट है वो 3 है और इक्वेशन नंबर 1 में जो y का कोफिशिएंट है वो 1 है। तो मैं 1 को 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जब कोफिशिएंट आपके पास सेम हो जाते हैं तो मेरे पास 2 मेथड है उसको सॉल्व करने के। एक मेथड है सब्ट्रैक्शन का और एक मेथड है एडिशन का। अगर प्लस माइनस ऑलरेडी हो तो उसको एडिशन कहते हैं, कैंसिलेशन के लिए उसको एडिशन कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेम साइन हो तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? अब इस केस में हमें क्या करना है, जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें y का कोफिशिएंट जो है, ऐसे फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है उसको हमने सेकंड इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के इक्वल करना है। मैंने माइनस और प्लस की कोई बात नहीं की, यानी यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि उसके माइनस और प्लस को हम इक्वल करना है। मैं कह रहा हूँ उसका कोफिशिएंट इक्वल। कोफिशिएंट का मतलब होता है y वेरिएबल के साथ जो लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू होती है उसको हम लोग नाम देते हैं कोएफिशिएंट कहते हैं। उर्दू में इसको अददी सर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाते हैं जिसको इस तरीके से आप अपने माइंड में रखें। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ये तो मैं लिख रहा हूँ लेकिन आप सीवी के लिए नहीं लिखते हो, आप अज्यूम करते हो। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3। अभी क्वेश्चन हम 3 से करेंगे। तो जब कोई भी हम लोग प्रोसेस करते हैं एक साइड पे तो दोनों साइड पे हो जाता है। ये हो जाएगा 12x + 3y
-3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 3 हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, विद इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरे पास, इक्वेशन 3 लिख लेता हूँ। इक्वेशन 2 आपके पास आ रहा है, इसको हम ऐड करें। ऐड में कभी साइन चेंज नहीं होते, एज इट इज। तो प्लस माइनस में सेम आते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। अभी दोनों प्लस प्लस हैं, ऐड कर लेंगे 19, ये दोनों माइनस माइनस है, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, प्लस हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 38 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने जा रहे हैं। 19x इज इक्वल्स टू 38, x इक्वल टू, अब x तो आ गया, कोऑर्डिनेट्स 2 होते हैं, x वैल्यू आ गया। अब इसको करेंगे पुट इन इक्वेशन 1। ये 2 मेन इक्वेशन है जिसमें पुटिंग होती है। इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ उसे, जहाँ x से पुट किया, ये मैंने सपोज किया था, इसी वजह से आपके पास लाइन आया था कि लाइन ऐसे नहीं बनती। तो मेरे पास जो x और y की वैल्यूज आ गई, आपके पास अब क्या क्या होंगी, यहाँ पर x y की वैल्यू आ गई हमारे पास। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू -7। ये मैंने सपोज किया था, आप इसको ना कहेंगे सर लाइन कैसे अबव हो सकती है, ये तो किसी और साइड पे बन रही है, लेकिन लाइन मैंने सपोज किया था, ये आपके पास वैल्यू है। 2 पॉइंट्स आ गए और हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ 2 पॉइंट फॉर्म, यूज 2 पॉइंट फॉर्म फार्मूला। सबसे आसान ये कर रहा है, दूसरा फार्मूला भी बता देता हूँ, वो भी यूज हो सकता है, लेकिन मैं इसको यूज कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं 2 स्टेप नहीं करने पड़े, डायरेक्ट हो जाए। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, इसमें वैल्यूज पुट करूंगा, पुटिंग करनी है आपने। अब ये क्या होगा, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ठीक है। तो y माइनस y1, y2 माइनस y1, x माइनस x1, x2 माइनस x1। सॉल्व करें, y माइनस 5 डिवाइडेड बाई -12, x माइनस 3 और -1, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अब आपने ऑप्शन को देखना है, क्या ऑप्शन में y डिपेंडेंट फॉर्म में इसको लिखा हुआ है, क्या आपके पास इक्वेशन फॉर्म में। तो ये बेसिकली इक्वेशन फॉर्म में, तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा -12x + y + 36 - 5 इज इक्वल टू 0। हाँ, इसको अगर सॉल्व करें तो ये बन रहा है -12x + y, और यहाँ से वैल्यू होगा 37, 31 आता है। इसको सॉल्व मजीद कर लें, -31। अब कहीं पे देखें उसमें ऑप्शन में आपके पास माइनस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस कॉमन कर रहे हैं, वो माइनस कॉमन हो रहा है। तो 12x
माइनस वाई माइनस 31, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की वो हो जाएगा आपके पास 12x माइनस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू 0। एक्सेप्ट किया जी क्लियर हो जाएगा? यस सर। 2.5 जी मुझे आप सुनाई सही देने दे, मैं क्लियर नहीं हो रहा, आपकी आवाज़ कट जाती है जी। अगर किसी ने सुना हो ये मुझे 2. जी। तो ये 2 फार्मूले के बाद कोई और फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है इसकी जगह पर? हो सकता। ये अगर आपने लिख लिया हो, अगर पिक्चर ले ली हो तो काइंडली इसको कर लें। मैं थोड़ी सी जगह स्पेस देना चाह रहा अपने लिए। सर वो बता देना स्पेस लेके थोड़ी सी। मैं कर लें। 1 पॉइंट फॉर्म भी अप्लाई हो सकता है। 1 पॉइंट फॉर्म कैसे होता है? कर सकते हैं ना ऐसे। y1 आपके पास गिवन है जिसको 5 कहते हैं, m स्लोप है, तो स्लोप में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1। x माइनस x1 आपके पास है 3। तो आप इस फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आ जाएगा -12 -1 x माइनस 3 एंड सो ऑन, जैसे आप करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? जी 17 तो कोई अगर मुझे थोड़ी मेरी हेल्प कर लें। सर ये आपने स्लोप कैसे निकाली था, प्लीज फिर से बता दें। स्लोप कैसे निकाला? स्लोप का फार्मूला स्लोप का फार्मूला तो क्लियर है। जिसने मुझसे क्वेश्चन किया था वो अपना माइंड क्लियर कर ले। स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ऐसे ही जी। जिसने क्वेश्चन किया था उसको क्लियर कर ले अपना। जी सही है सर, समझ आ गया, थैंक यू। ये इसमें पुट कर लें जैसे आप करना चाहें। मैं क्योंकि प्रैक्टिस में तो सब फार्मूले आएंगे ना। एट देन ये समझ लें कि शॉप के ऊपर डिफरेंट ब्रांड्स पड़े हुए, चॉइस तो आपका है ना, लेकिन सोल्यूशन आपके पास है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशंस लेके आ रहे हैं, चॉइस आपका है, जिसको आप सही तरह फॉलो कर लें। हर एक की सिग्निफिकेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर इसका कोई शॉर्ट मेथड है सर, इससे भी शॉर्ट? अब यही है ना मेथड, अगर हम शॉर्ट की तरफ जाएं भी तो हम उसको अलग-अलग सॉल्व करके इसको पुट कर सकते हैं, लेकिन होगा भी यही, सिंपल यही आ रहा है बस। मैं क्यों इसको करवा रहा हूँ कि ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो इस वजह से हो रहा है कि कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको अपनी साइड से दूंगा तो उसको जब आप पढ़ोगे तो पूरी केस स्टडी बनती है, 3-4 लाइन्स होती हैं। फिर इन 3-4 लाइन्स के अंदर लीनियर इक्वेशन कभी हमसे पूछे पूरे मैथ्स में और स्टैट्स में लीनियर इक्वेशन की बात कर लें तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है? इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होता है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करने के 4 मेथड हैं। जो आपका फॉर्मूला जहां पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्लियर होता है, उससे मैच कर जाता है तो आप अप्लाई कर देते हो, वरना आप छोड़ देते हो। हो गया? अभी क्वेश्चन नंबर 17 है जो मैं डिस्कस करूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे और कल हम इसके ऊपर आएंगे। और मैं आपको आज एक तो ये हो जाएगा, इसमें क्वेश्चंस कुछ एक रह गए, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 और रह गए। तो आपको चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक दूंगा जिसको इंडेक्स फॉर्म कहते हैं या लॉज ऑफ इंडेसिस कहते हैं, तो आपके साथ में शेयर करूंगा लॉ ऑफ इंडेसिस। अब आप देखें हम चैप्टर नंबर 3 के भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, कौन से? क्वाड्रेटिक भी चैप्टर नंबर 3 के अंदर, साइमल्टेनियस भी है, हम सॉल्व कर रहे हैं ना ये जाके। तो सेम मेथड जब वहाँ पर हम जाएंगे अप्लाई होगा तो हमारा टाइम बचेगा। तो अगर हम कॉन्सेप्ट को अभी से यहाँ पर क्लियर कर दें, इसमें चैप्टर्स को जहन में ना रखें कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है। प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंदर ये मिक्सिंग होती है। अगर मिक्स ना होता, सपोज करें तो चैप्टर 1 में से आप कॉस्ट और रेवेन्यूज पढ़ के चैप्टर 2 में से आप क्वेश्चन ना करते, तो ये थोड़ा मिक्सिंग है। तो मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ, कर सकता हूँ,
लेकिन आप थोड़ा वेट करते हो, तो उसको कभी भी कंफ्यूजन में लेके जाएगा कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये आसान, ये आपकी सोच है। मैं आपको कैसे लेके चल रहा हूँ अभी आपको नहीं क्लियर, लेकिन जैसे मैं चैप्टर्स वगैरह पे आना स्टार्ट करूँगा 7 वगैरह पे, देखिए आपकी क्लैरिटी आपके माइंड में कैसे है, क्योंकि मैंने ये एक चैप्टर क्लियर नहीं करना होता, इसके साथ मजीद चैप्टर भी लेके आने होते हैं। तो माइंड जब यहाँ क्लियर करूँगा, वहाँ रिवाइज करूँगा, तो कॉन्सेप्ट आपका पक्का होगा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ कहते कि यार इधर ही है, इधर ही कर लें, तो फ़ायदा, तो हम लोगों ने ओवरऑल स्टडी करनी होती है। तो ये जो आपको स्टार्ट मैथ मिला रहे तो अच्छा खासा बनता है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन देखिए, कहते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि फाइंड करने हमने जाना है, वो कहता है पास करे थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड पैरेलल टू दिस। क्लियर हो गया? एंड पैरेलल टू दिस। अब चेक कर ले, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड करने जाना है। अब मैं अगर सपोज कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पर अपने लिए स्केच बना लूँ, आपके आसानी के लिए मैं यहाँ देख लूँ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अपनी तरफ से लेके सपोज करिए ये दो कर्व है, एक लाइन 1 है और एक लाइन 2 है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वाला हो गया। तो यहाँ से एक लाइन पास कर रही है, सपोज कर लेते हैं एक लाइन लेके आते हैं ऐसे, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेके आता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, दोनों अपवर्ड बन रहे हैं, उसकी वजह क्या है, पॉजिटिव आ रहे हैं, बल्कि नेगेटिव साइन है। ठीक है, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये आपके पास वैल्यू आ रही है, ये क्वेश्चन ऑफ द लाइन है जो कि फाइंड करना। अब वो कहते हैं ये लाइन तो बन गई, ये लाइन है, ये लाइन आपको पास करी इस पॉइंट से, जिसको मैं ए पॉइंट कह रहा हूँ, लेकिन ये बेसिकली एक और लाइन है जिसके पैरेलल भी है। उसके पैरेलल है, हो गया ये देखिए। तो अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आ गए, एक पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब क्या करना चाहिए हमें, देखिए हमें जो क्लू मिल रहा है, एक तो हमें पॉइंट मिल रहा है, XY कोऑर्डिनेट मिलेगा, यहाँ से XY कोऑर्डिनेट आया, जब आपको XY कोऑर्डिनेट आया तो इस लाइन 3 से हमें स्लोप मिल जाएगी। तो जब एक पॉइंट और एक स्लोप हो तो हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के लिए, 1 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्लियर करें इस चीज को। वो कह रहा है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो एक 2x है, 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और एक लाइन है 7x माइनस 5y और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर ये सर ये जो है यहाँ पर इसी तरह सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड हो जाएगा सर। उसके बाद ये जो हमारे पास सर लाइन दी है सर, ये उस सेम वैसा ही है, लेकिन सिर्फ पैरेलल का एक नया कांसेप्ट आया है सर। तो इसमें कोई चेंजेस होंगे उससे सर? नहीं कोई। अब इसका क्या करना है, हाँ जिसका क्या करना है, इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लेना है जी। ये आपके पास आएगा 2x 3y को साइड पे ले रहा हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज। तो स्लोप क्या आ गई, 2/3। याद करें कॉन्सेप्ट क्या था हमारा ऑब्जर्वेशन में, कि अगर सिंगल लाइन हो और इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड लाइन उसके पैरेलल हो, तो जो स्लोप आपके पास गिवन लाइन की आती है वो रिटेन होती है, वो एज इट इज आती है। हो गया, क्लियर हो जाएगा बात? हाँ बिल्कुल। तो आपके पास यहाँ से इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन से यहाँ इसको क्रॉस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ये आपसे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 15y और माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आप चेक कर लीजिएगा, दूसरी लाइन है 7x माइनस 5y और माइनस, सॉरी, तो फिर ये आपके पास दोनों होंगे, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें, हमने इसको क्लियर करना है। तो आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, जी बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर आपने लिया लिख लीजिएगा, आप कहेंगे ये 1 है और ये 2 है, तो हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ठीक है, बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 3 एंड एडिंग। हो जाएगा, तो ये 15 15 दोनों बन जाएगा,
जब 15 आए तो कैंसिलेशन हो जाएगा, आपका आंसर आएगा। ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना हुआ यस, मैं कल इसी पे आऊँगा डिस्कशन पे और आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ। सर एक और बात सर, ये क्वेश्चन नंबर 16 नहीं कराया 2.16 इंटरसेप्ट वाला, आता हूँ ना, उस पर भी आ जाते हैं, कोई नहीं। ठीक है, कल का दिन है ना हमारे पास इंशाल्लाह, कल हम इसी पे करेंगे, ये इंशाल्लाह हमारा फिनिश हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट है इसमें, क्यों हम थोड़ा से इसी वजह से कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करेंगे तो आगे चैप्टर्स में और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो आएंगे तो आपको क्लियर होंगे। चैप्टर नंबर 7 में आऊँगा तो तब भी क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आएंगे, हो गया। चैप्टर नंबर 4 में आऊँगा तो वहाँ पर ही क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आते हैं, यानी हूबहू सेम टू सेम नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई जरूर होता है। ठीक है, तो हम सर ये क्वेश्चन नंबर 12 है सर। हाँ 12 क्या कह रहे हैं सर? इसमें जब इक्वेट करेंगे तो कैसे इक्वेट करेंगे सर, ये बता दें बस। अच्छा चलिए एक पेज नोट कर लें, फिर मैं आता हूँ। ये आपका चैप्टर नंबर 3 का पेज है 48, पेज नंबर 48, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 48, लॉज ऑफ इंडिसेस लिखे हैं। यस सर। इसको आप ज़रा रीड कर लीजिएगा, ये होते क्या है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में यूज़ होंगे और चैप्टर नंबर 1 में जो कॉन्सेप्ट होंगे, परसेंटेजेस वगैरह, उसके फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस करूँगा, देन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और जो आपके क्वेश्चन आपके उसमें है क्वेश्चन बैंक में या सेल्फ टेस्ट में, वो भी साथ साथ होते हैं। और एक और बात सर, हम यहाँ पे तो वैसे रजिस्टर पे सॉल्व करें, लेकिन जब पेपर आएगा तो उधर कैसे सॉल्व करेंगे? उधर भी कोई पेज कागज पेंसिल होगा या कंप्यूटर पे? ज़्यादातर आप कैलकुलेटर से और मेंटली करेंगे। कम क्वेश्चन आपका पेजेस होंगे, 2-3 पेजेस 4 पेजेस गिवन होंगे, उसके ऊपर वो करोगे कि जिसकी ज़रूरत होगी। सही है। अच्छा, लेकिन कैलकुलेटर तो अलाउ होता है ना सर? वो 100% कैलकुलेटर के बगैर हो नहीं सकता। अच्छा आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? 13 के कौन सा? सर क्वेश्चन नंबर 12 जो सर वहाँ पे एंड में जब इक्वेट करेंगे तो कैसे करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करेंगे? यहाँ पर आपका एच फाइंड करना है ना, इक्वेशन मैंने बना दी थी ना, y की वैल्यू है x+15, यहाँ पर आप पुट कर दो h+15 और ये x के अंदर आप पुट कर दो h और h के लिए सॉल्व करो। क्लियर हो जाएगा। ये h+15 y है और h जो आपके पास है ये x है। ये इक्वेशन आपके पास, इसमें x में x की वैल्यू पुट कर दो, y में y की वैल्यू पुट कर दो और उसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह हमारी इस पे मीटिंग होगी। बाकी आप ट्राई करें जितना आपसे होता है उसमें